हेलो प्यारे स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब दूसरे के सभी क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। जैसे हम लिख भी दिए हैं हमने कि प्रश्न 2 के सभी का हल, ठीक है, सभी का हल। तो हम देखेंगे, यदि कोई बच्चा पहली बार है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया आपसे है परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले परिभाषा लिखना है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा आप कैसे बताएंगे कि परासरण दाब एक क्या है, अणुसंघ गुणधर्म होता है, ठीक है। तो पहले परिभाषा लिखेंगे हम लोग, फिर समझेंगे। देखिए परिभाषा बहुत आसान होती है इसकी, कि किसी विलयन पर लगने वाले वह कम से कम, ठीक है, लगने वाले वह कम से कम क्या लगेगा, बल लगेगा, ठीक है। और बाह्य दाब जो उस विलयन एवं उसके मध्य परासरण भी क्रिया को रोक देता है, उसे क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए हमने यहाँ थोड़ा से कुछ एक्स्ट्रा कर दिया। एक्स्ट्रा क्या क्या, मैं देखो सूत्र लिख दिया, पीवी बराबर एनआरटी। ये होता है आपका परासरण दाब का सूत्र बच्चों। पी क्या होता है, परासरण दाब होता है। वी क्या होता है, विलयन का आयतन होता है। एन क्या होता है, मोलों की संख्या होती है। आर क्या होता है, गैस नितांक होता है। टी क्या होता है, परमताप होता है, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पास मैंने लिखा है जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक है। क्या पूछा है कि अणुसंख्य गुणधर्म कैसे बताएंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए लिखा गया आपके लिए कि ये किसी विलयन के वे गुणधर्म होते हैं, मतलब वे क्वालिटीज होते हैं जो केवल उसमें उपस्थित, ठीक है, केवल उसमें उपस्थित कणों, यानी कणों मतलब मोलों और कणों की संख्या, मोलों और कणों की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन उसकी प्रकृति, उसके नेचर पर निर्भर नहीं करता है। ये दूसरे क्वेश्चन का जवाब होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा गा। अब सोचेंगे आप का नहीं करवाए, सीधा घा हो गया, फिर गा हो गया, फिर घा नहीं है। तो इसमें हमें 2 ही करना है और बाकी जो है वो सिलेबस से कट चुका है, ठीक है। तो चलिए दूसरा गा में देखो क्या पूछा है, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के कोलराउस नियम को समझाइए। साथ में क्या करना है, इसके अनुप्रयोग को लिखना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग डाल लेंगे, बेसिक हेडिंग डाल लेंगे कोलराउस का नियम, उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देंगे। देखिए कोलराउस का नियम क्या होता है, अनंत पर या अनंत सांद्रता पर, ठीक है, किसी वैद्युत अपघट्य का जो मोलर चालकता, क्या, जो मोलर चालकता बच्चों या फिर मोलर चालकत्व उसके द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा उत्पन्न आयनों की संख्या या चालकत्व का योग, ठीक है, आयनों का योग कर लो या फिर चालकत्व का योग कर लो, ठीक है। और साथ में आयनिक चालकत्व को फार्मूला इकाई में उत्पन्न आयनों की संख्या से गुणा करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कोलराउस का नियम कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखो मैंने यहाँ सूत्र लिख दिया, क्या होगा, लिम्डा एम अल्फा बराबर एक्स लिम्डा ए नॉट और वाई प्लस, फिर प्लस है वाई लिम्डा बी नॉट और एक्स माइनस, ठीक है। यहाँ कहा नहीं, आयनिक चालकत्व का फार्मूला मान लेते हैं और साथ में गुणा करते हैं, तो वही किया गया, ये आयनिक मान लिया गया, साथ में गुणा कर दिया गया, ठीक है। तो अब बात है कि इसको क्या क्या बोलते हैं सर, तो आइए इसका नाम समझते हैं। तो देखिए लिम्डा एम अल्फा को बोलते हैं अनंत सांद्रता पर अपघट्य का मोलर चालक, ठीक है बच्चों। फिर देखिए लेमडा ए नॉट वाई प्लस कॉमा लेमडा बी नॉट एक्स माइनस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको धनात्मक एवं ऋणायन यानी ऋणात्मक का मोलर चालकत्व कहते हैं। चलिए अब क्या पूछा है इसमें, दूसरा टॉपिक समझेंगे हम लोग बच्चों। दूसरा टॉपिक पूछा है कोलराउस के अनुप्रयोग बताना है, ठीक है। तो हमने 2 अनुप्रयोग लिख दिया है, 2 पर्याप्त है इसके लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, दुर्बल अपघट्यों की मोलर चालकत्व की गणना, मोलर चालकत्व की गणना करने हेतु, ठीक है। दूसरा पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, दुर्बल अपघट्यों के लिए वियोजन डिग्री
या वियोजन की मात्रा ज्ञात करने हेतु ये किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग अगली वीडियो में बच्चों तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देखा हो, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी बेल आइकॉन प्रेस कर दे, जिससे कि उसे नोटिफिकेशन मिलता रहे समय समय पर। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन आएगी। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।